नमस्कार। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जो कि हमारा चल ही रहा है सेशन, जो कि तीसरा पेपर है बीएलएड फर्स्ट ईयर का। तीसरा पेपर का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। तो उसी के अंतर्गत हमारा ये चौथा वीडियो होगा। भाषा के उद्देश्य को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाषा शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः दो प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है एक सामान्य उद्देश्य होगा और एक विशिष्ट उद्देश्य होगा, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होगा। उसको एक समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्या है कि भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके, ठीक है। इसका सामान्य उद्देश्य क्या है कि शुद्ध, सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों और विचारों की अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव के अनुसार साथ वाचन करें और काव्य कला एवं अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सकें, और साथ ही अपने मानसिक सुख दुख की भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सकें, ठीक है। इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव के अनुसार वाचन करके काव्य कला तथा अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि छात्रों को भाषा के माध्यम से इस योग्य बना देना कि उचित भाव के अनुसार जो है उचित वाचन करे, मतलब जिस प्रकार से उनका भाव हो उसी हिसाब से वो बोले भी, ठीक है। और साथ ही साथ में भाषा के माध्यम अगर उनका विकास होगा तो वो रचनात्मक जो काव्य है या फिर जो अभिनय होते हैं उसका भी आनंद बड़ी आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये सामान्य उद्देश्य हैं। ज्ञान प्राप्त व मनोरंजन के लिए लिखना, पढ़ना, गद्य पद्य में निहित आनंद और चमत्कार से परिचय प्राप्त करना। अगर भाषा का विकास होगा तो आप गद्य पद्य जो है पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, और निहित उसमें आनंद को, चमत्कार से परिचय भी प्राप्त करेंगे, ठीक है, उसका आनंदित भी होंगे उससे। अगला क्या है इसका सामान्य उद्देश्य कि ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र का निर्माण करना। क्या है कि ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र का भी निर्माण करना। बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन के अवसर प्रदान करना। क्या है कि बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना। साथ ही साथ में उन्हें भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण की कला का अभ्यास कराना, यानी कि वो खुद से जो है वो भावों के अनुकूल जो है भाषा का प्रयोग करे और स्वर का निर्माण भी करे, इस कला का जो है अभ्यास कराना। तो हमने इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा के रूप में छात्र अपने भाव को अभिव्यक्त कर सके। साथ ही साथ में छात्रों को इस योग्य बनाया जाए कि उचित भाव के अनुसार वे उचित वाचन करें, और साथ ही साथ में कला एवं अभिनय कला का आनंद भी प्राप्त करें। साथ ही साथ में ज्ञान प्राप्त व मनोरंजन के लिए लिखना, पढ़ना, गद्य में निहित आनंद का जो है वो रसानुभूति करें, और इसके साथ ही ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र का निर्माण करें। बालकों को मानव स्वभाव चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना और उन्हें भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण की कला का अभ्यास कराना। ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब आता है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है, पहला है ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा है कौशलात्मक, तीसरा है रसात्मक, चौथा है सृजनात्मक और पांचवा है अभिकृत्यात्मक। एक एक करने का समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञानात्मक क्या होता है, देखिए, इसका तात्पर्य है कि छात्रों को भाषा एवं साहित्य की कुछ बातों का ज्ञान देना, प्रायः निम्नलिखित बातों की जानकारी देना ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। क्या हमने देखा कि इसका तात्पर्य क्या है कि छात्रों को भाषा एवं साहित्य की कुछ बातों का ज्ञान देना, ठीक है, यही क्या होता है ज्ञानात्मक, यहाँ पे भाव के अंतर्गत आता है। जैसे ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना, रचनाकारों के मौखिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान देना, जिससे वार्तालाप, वाचन, अंतःक्षरी भाषण, वाद विवाद, संवाद एवं साक्षात्कार निबंध आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना, साथ ही साथ में रचनाकारों के मौखिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान देना, जिसमें वार्तालाप यानी आपस में बातें करना, वाचन बात करना, अंतःक्षरी खुद से, भाषण और वाद विवाद, साथ ही साथ में संवाद और साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहते हैं, एवं निबंध के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्ञान दे सकते हैं। यहाँ पे ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित भी हो। निबंध में एक व्यक्ति निबंध लिख देता है और उसके विचार जो है वो लोगों तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य क्या होता है
कि इन उद्देश्यों का संबंध भाषा कौशलों से है जिनमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, अर्थ ग्रहण करना आदि सम्मिलित है। कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है, जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करना, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना, बोलकर भाव अभिव्यक्त करना, लिखकर भाव अभिव्यक्त करना। ये सभी क्या आते हैं? ये सब कौशलात्मक यानी कौशलों का विकास करके हैं अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि इन उद्देश्यों का संबंध भाषा के कौशलों से है जिनमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, अर्थ ग्रहण करना आदि सम्मिलित होता है। मतलब कि भाषा के कौशल, किस तरीके से आप भाषा को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सुनकर अर्थ निकालना, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना यानी बोलना, बोलकर भाव अभिव्यक्त करना अपने भावों को, लिखकर भाव अभिव्यक्त करना, तो ये क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य है। ठीक है, इनके माध्यम से, भाषा के माध्यम से कौशलात्मक उद्देश्य का बढ़ावा मिलता है। रसात्मक उद्देश्य क्या होता है कि रसात्मक तथ्यों से अवगत कराना। ठीक है, जैसे हमने देखा भी था कि हिंदी में 9 रस होते हैं। ठीक है, और वात्सल्य रस को बाद में जोड़ा गया था, तो क्रोध रस हो गया, क्रोध हो गया, या फिर वात्सल्य हो गया, फिर तमाम प्रकार के, जुगुप्सा हो गया, शांत रस हो गया। इसमें क्या होता है कि भाषा के माध्यम से आप रसों को जो है रसा प्रदान करते हैं। जैसे आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो या फिर कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो उसमें आप लास्ट में जो है विशेष में लिखते हैं कि इसमें ये रस विद्यमान है। ठीक है, तो रसात्मक तथ्यों से अवगत कराना, भाषा एवं साहित्य का रसावादन करना और लेखक या कवि की कल्पना से अवगत कराना रसात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बात करते हैं सृजनात्मक की, तो इसका तात्पर्य छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना है और सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सृजन कार्य हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने देखा? हमने देखा कि इसका तात्पर्य छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सृजन कार्य हो सकते हैं। ठीक है, छात्रों को अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तमाम प्रकार के जो प्रोत्साहन है जो कि सृजन कार्य के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, छात्रों को विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति के पूर्ण अवसर देना और विचारों तथा तथ्यों को अपनी कल्पना की सहायता से एक नया रूप दे देना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिकृत्यात्मक उद्देश्य के बारे में। देखिए, इसके अंतर्गत छात्रों में उपयुक्त दृष्टिकोण तथा अभिकृतियों का विकास किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि छात्रों में एक उचित दृष्टिकोण या फिर उपयुक्त दृष्टिकोण तथा अभिकृतियों का विकास होता है। यानी किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया, उसी का दृष्टिकोण कहते हैं। भाषा अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करना और साथ ही साथ में भाषा संबंधी पत्रिकाओं का अध्ययन तथा उनका संग्रहण करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अभिकृत्यात्मक उद्देश्य, यानी उनके दृष्टिकोण को बदलने का उद्देश्य। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाषा अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करना और साथ ही साथ में भाषा संबंधित पत्रिकाओं का अध्ययन तथा उनका संग्रहण करना। ठीक है, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि भाषा हमें अपने वातावरण, समाज एवं संस्कृति से सीखते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव, विचार आदि दूसरे के भाव, विचार समझने के लिए भी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब अपने भावों और विचारों को हम दूसरे व्यक्ति तक देते हैं, दूसरे के भाव विचार को हम समझते हैं। साथ ही साथ में भाषा हमारे अनुकरण से सीखी जाती है, यानी हम भाषा को अनुकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। ठीक है, देखते देखते हमारे आस पास पड़ोस और माहौल उनके वातावरण, रहन सहन में भी सीखा जाता है। भाषा का अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग समाज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। दूसरे समाज में इसका कोई मोल नहीं होता है, अलग अलग क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। जैसे कि हमने समझाया भी था कि जैसे महाराष्ट्र की मराठी हो गई, पश्चिम बंगाल की बंगाली, तो उसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ठीक है, भाषा का विकास की बात करते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वो होगा भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो भाषा के विकास से अभिप्राय है भाषा का परिवर्तन किसी क्षेत्र में अत्यधिक तेजी से होता है। किसी क्षेत्र में बहुत धीरे शीघ्रता से होने वाले परिवर्तन को तुरंत अनुभव किया जा सकता है, परंतु मंद गति से होने वाला परिवर्तन अनुभव करना कठिन है। अब मनुष्य की प्रारंभिक भाषा पशुओं के समान आंगिक रहेगी, जो क्रमशः वाचिक एवं लिखित रूप में बढ़ेगी और भाषा विकास के यही 3 चरण स्वीकार किए जाते हैं: आंगिक, वाचिक और लिखित। पहले क्या होता था कि व्यक्ति जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब व्यक्ति क्या करता था? तब व्यक्ति अंगों के माध्यम से, जैसे अपने हाथ हो गए, आँख हो गई, ठीक है, और चेहरे के एक्सप्रेशन से एक दूसरे से बात करता था।
ठीक है। दूसरा क्या हुआ, मौखिक रूप से। मौखिक रूप से विभिन्न प्रकार के ध्वनियाँ निकालते थे और उन ध्वनियों का अर्थ होता था एक विशेष चीज़। जैसे जब पहले क्या होते थे, होमो सैपियंस होते थे तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते थे, उसका अर्थ वो लोग आपस में समझ जाते थे कि हाँ आसपास जानवर है जिसको हमला करना है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर जो है भाषा का विकास हुआ। इसके बाद लिखित रूप में, अब उसी भाषा को लिखित रूप में, हाँ इसका अर्थ ये होगा, ठीक है, अगर मैं ये लिखूंगा तो इसका अर्थ ये होगा, इस तरीके से भाषा का विकास हुआ। तो आंगिक, वाचिक और लिखित रूप में 3 तरीके से भाषा का विकास होता है। आंगिक भाषा क्या होती है, तो आंगिक भाषा को भाषा का मूल रूप कहा जाता है। असभ्य आदि जातियों में ये आज भी आंगिक भाषा खूब प्रयोग होता है। आज का सभ्य विकसित व्यक्ति आंगिक भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या बताया गया है कि आंगिक भाषा को भाषा का मूल रूप कहा जाता है। असभ्य आदि जातियों की आज भी आंगिक भाषा का खूब प्रयोग होता है, जैसे जो बंजारे होते हैं। आज का सभ्य विकसित व्यक्ति आंगिक भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। और विकास के प्रारंभिक चरण में मनुष्य भी अन्य जीव जंतुओं की भांति मुंह, हाथ, पैर आदि अंगों को घुमा फिराकर अपने मनोभाव व्यक्त करता होगा। आंगिक भाषा बाद में मनोभावों से जुड़ी होगी। धीरे धीरे मनुष्य में प्रेम, क्रोध, भूख आदि सामान्य भावों को आंगिक भावनाओं से प्रकट करना सीख लिया होगा। जैसे दांत किटकिटाकर अपना आक्रोश प्रकट करना, किलकारी भरते हुए खुशी प्रकट करना। मनुष्य अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धिमान था, अतः धीरे धीरे वह वाचिक भाषा की ओर उन्मुख हुआ। अब वाचिक या भाषा या फिर मौखिक भाषा भी कहते हैं, ये क्या होता है, तो वाचिक या मौखिक से मनुष्य की संप्रेषण संबंधी अनेक कठिनाई दूर हो गई है। जब मनुष्य स्वतंत्र होकर अपने भाव प्रकट करने लगे हैं, अब जो है मनुष्य क्या है कि स्वतंत्र होकर अपने भाव प्रकट करने लगे हैं। समाज के विकास के साथ साथ उसके मित्रता के लिए भी राह बनाए, शत्रुता के लिए भी, संवेदना के लिए भी और आदत के लिए भी। अब इसके लिए श्रोता के सामने खड़े होकर अंग संचालन बाध्यता समाप्त हो गई है। वह अंधेरे में और दूर से बोलकर भी अपने मनोभावों को व्यक्त प्रकट कर सकता है। यानी अब वाचन के माध्यम से वो कहीं भी खड़ा होकर एक निश्चित दूरी पर खड़ा होकर अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। लिखित भाषा क्या होती है, तो मौखिक भाषा का प्रयोग विश्व में सैकड़ों वर्षों तक हुआ, उसे ही वास्तविक भाषा कहा जाता है। क्या है, मौखिक भाषा। और भाषा विज्ञान मुख्यतः इसी का अध्ययन करना चाहता है। परंतु मौखिक भाषा की भी सीमाएं थी और इसका प्रयोग उतनी ही दूरी तक हो सकता है जहां तक सुनाई पड़े। इस बाधा को दूर करने के लिए मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया। पहले चित्रालिपि यानी चित्रों के माध्यम से जो है अपने जो है भावनाओं को प्रकट किया। फिर भावलिपि और ध्वनि लिपि के प्रयोग से मनुष्य ने अपने भाव लिखित रूप में देना प्रारंभ कर दिया। लिखित भाषा देश काल की सीमाओं से परे धीरे धीरे 2 से 400,000 वर्ष भी पढ़ा जा सकता है और लिखित भाषा के कई रूप विकसित हो गए हैं। जैसे शॉर्ट हैंड इसका एक प्रमुख प्रकार है। शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल जो है वो पत्राचार में होता है। इसके प्रकार कंप्यूटर की भाषा अलग अलग विकसित हो गई है। इस संबंध में भी नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। इन सब में भाषा अध्ययन को सरल बनाया है और भाषा विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आज का हमारा सेशन था, जो कि आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि रिवाइज़ करने से जो चीज़ें हमारी होती है वो कंठस्थ हो जाती है। तो हमने देखा कि भाषा के उद्देश्य के अंतर्गत इसके 2 उद्देश्य आते हैं, एक समान उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य आता है, ठीक है। शुद्ध, सरल एवं प्रभावशाली भाषा को छात्र अपने भाव, विचारों, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके, यानी शुद्ध सरल की भाषा के रूप में अपने भावों का अभिव्यक्ति कर सके। साथ ही साथ में उसे इस योग्य बनाना है कि वह अपने भावों को वाचन के माध्यम से व्यक्त कर सके और साथ ही साथ में कला एवं अभिनय का आनंद भी प्राप्त कर सके। इसके साथ ही साथ में हमने तीसरा पॉइंट देखा कि ज्ञान प्राप्त व मनोरंजन के लिए लिखना, पढ़ना, गद्य में निहित आनंद और चमत्कार से परिचय प्राप्त कराना है। और हमने इसके साथ ही देखा कि ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र का निर्माण करना है और मानव स्वभाव तथा चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना, ठीक है। बालकों को जो है मानव स्वभाव और चरित्र के अध्ययन के अवसर प्रदान करना और उन्हें अनुकूलन, भाषा प्रयोग और स्वर निर्माण का कला प्रयास करना। विशिष्ट उद्देश्य में हमने ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, रसात्मक, सृजनात्मक और अभिकृत्यात्मक हमने देखा। ज्ञानात्मक हमने क्या देखा, इसका अर्थ होता है कि साहित्य की कुछ बातों का ज्ञान देना क्या कहलाता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। इसमें हमने देखा कि ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना का ज्ञान देना और साथ ही साथ में रचनाओं के मौखिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान देना है, जिसमें वार्तालाप, वाचन, अंतःक्षरी, भाषण, वाद विवाद, संवाद, साक्षात्कार, निबंध आदि होते हैं। वहीं कौशलात्मक उद्देश्य में हमने देखा, क्या देखा हमने कि इस उद्देश्यों के कौशल के देखा हमने क्या देखा
कि जिसमें पढ़ना लिखना सुनना बोलना अर्थ ग्रहण करना आदि सम्मिलित है। इसमें क्या है कि कौशल का जो है भाषा संबंधी जो कौशल है उसका विकास करना, अर्थात पढ़ना लिखना सुनना बोलना अर्थ ग्रहण करना, इन सब का विकास करना, जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करना, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना, बोलकर भाव अभिव्यक्त करना, लिखकर भाव अभिव्यक्त करना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, कौशलात्मक उद्देश्य। रसात्मक क्या है कि रसात्मक तथ्यों से अवगत कराना और भाषा एवं साहित्य का रसास्वादन कराना, लेखक या कवि की कल्पना से अवगत कराना। सृजनात्मक हमने देखा कि इससे क्या है कि साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सृजन कार्य हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि भावों और विचारों के अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना छात्रों को, और साथ ही साथ में साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित करना छात्रों को साहित्य सृजन के लिए, और विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण अवसर देना उनको, साथ ही साथ में विचारों तथा तथ्यों को अपनी कल्पना की सहायता से एक नया रूप देना। अभिकृत्यात्मक में हमने क्या देखा कि दृष्टिकोण अभिकृतियों का विकास करना, भाषा अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, विद्यालय के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। ऐसे निष्कर्षता रूप में हमने देखा कि कहा जा सकता है कि वातावरण समाज एवं संस्कृति से सीखते हैं, यानी भाषा हमें अपने वातावरण समाज और संस्कृति से सीखते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव विचार आदि दूसरे के भाव विचार समझने के लिए प्रयोग करते हैं, और भाषा हमारे अनुकरण से सीखी जाती है, हमारे आसपास पड़ोस माहौल के वातावरण रहन सहन से भी सीखी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने भाषा का विकास के अंतर्गत हमने देखा कि भाषा का परिवर्तन किसी क्षेत्र में अत्यधिक तेज़ी से होता है और किसी क्षेत्र में बहुत धीमी से होता है। जब तेज़ी से होता है तो हमें पता चल जाता है, और जब धीमी गति से होता है तो हमें नहीं पता चल पाता। जैसे हिंदी जो है पाली, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद तब है कई रूपों में संशोधित होकर तब जाकर आज हिंदी बन पाई है। अब मनुष्य जो है प्रारंभिक भाषा पशुओं के समान आंगिक रही होगी, जो कि क्रमशः वाचिक फिर क्या होगी लिखित रूप में। इस तरीके से हम भाषा के विकास को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हमने समझने का प्रयास किया। एक आंगिक था अर्थात सांकेतिक रूप से जिसे हम कहते हैं, दूसरा वाचिक था अर्थात बोल करके, तीसरा लिखित था। ठीक है, आंगिक में हमने क्या देखा कि अपने शरीर के अंगों का प्रयोग घुमा फिरा कर जब प्रयोग किया जाता है और सामने वाले को जब समझाया जाता है तो उसे हम आंगिक प्रदर्शन कहते हैं। जैसे दांत किटकिटाकर अपना आक्रोश पैदा करना, ठीक है, आक्रोश बताना, या फिर किलकारी भरते हुए खुशी प्रकट करना। ठीक है, वाचिक या मौखिक क्या होता है कि जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर किसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसे हम वाचिक या मौखिक कहते हैं। तीसरा क्या है, लिखित भाषा क्या होती है कि जब हम अपने भावों और विचारों को लिख करके किसी व्यक्ति को बताते हैं तो वो क्या होगा, लिखित हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।